अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये HSK 2 का लेसन नंबर 14 है। आज हम इसकी ग्रामर सीखेंगे और दोनों ग्रामर्स ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कॉमन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। आपको फ्रेश माइंड के साथ इसको सीखना है और सीख के प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। चाहे आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ प्रैक्टिस करें, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, या फिर आप मेरी इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस लिख सकते हैं। पहली ग्रामर हम स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ है को, द स्ट्रक्चरल पार्टिकल को, और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, डिक्शनरी से देख के लिखा है एक्सपीरियंस्ड एक्शन मार्कर, यानी कि ये वाला पार्टिकल शो करता है कि हमें एक ख़ास काम का एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, वो काम करने का एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। उर्दू में अगर मैं कहूँ कि किसी काम करने का तजर्बे होने की निशानदेही करता है कि एक एक्शन हमने कभी किया है कि नहीं। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया है, अ वर्ब followed by the structure particle को usually indicates a past experience, माजी के एक्सपीरियंस को जाहिर करता है, which has not lasted to the present, और ऐसा एक्शन जो अभी तक जारी नहीं है, वो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अभी तक वो जारी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 他们来过我家, वो मेरे घर आए हुए हैं, यानी मेरे घर में वो उनका चक्कर लगा हुआ है। 他们来过我家，我看过那个电影，我看过那个电影，मैंने वो मूवी देखी हुई है।我去过中国，我去过中国，मैं चाइना गया हुआ हूँ। इन तीनों सेंटेंसेस में एक काम करने के एक्सपीरियंस को मार्क किया गया है, एक काम करने के एक्सपीरियंस की निशानदेही की गई है कि ये काम मैंने या उसने किया हुआ है। इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम सिंपली वर्ब से पहले में या फिर मेयो ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस देखेंगे, 他们没有来过我家, वो मेरे घर नहीं आए हुए। हम ऐसे भी कह सकते हैं, 他们没来过我家, में लाई को भी कह सकते हैं, मेयो लाई को भी कह सकते हैं। 他们没有来过我家, वो मेरे घर नहीं आए हुए। 我没有看过那个电影, मैंने वो मूवी नहीं देखी हुई। 我没有看过那个电影, मैंने वो मूवी नहीं देखी हुई। 我没有去过中国, मैं चाइना नहीं गया हुआ। 我没有去过中国, मैं चाइना नहीं गया हुआ। अगर सवालिया जुमले बनाने हों इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए, तो हम मेयो इज़ एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड पे हम मेयो ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, 他们来过你家没有, वो तुम्हारे घर आए हुए हैं कि नहीं। 他们来过你家没有, 你看过那个电影没有, तुमने वो मूवी देखी हुई है कि नहीं। 你看过那个电影没有, 你去过中国没有, 你去过中国没有, तुम चाइना गए हुए हो कि नहीं। ये पहली ग्रामर हमारी कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस बनाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए फ़ौरन से सेंटेंसेस नहीं बनाते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप इसका सही इस्तेमाल मुश्किल ही कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप एक चीज़ सीखते हैं, स्पेशली चाइनीज़ ग्रामर की अगर मैं बात करूं,
एक ग्रामर आपने सीखी, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होता है। उसी वक्त अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है वो और ज़्यादा उस पर ग्रिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इन फ्यूचर जब आप स्पोकन लैंग्वेज में उसे यूज़ करते हैं तो आप ठीक तरह से यूज़ कर पाते हैं। इसके बरअक्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो वाली एफिशिएंसी आप कभी भी गेन नहीं कर सकते जो आप प्रैक्टिस के साथ कर पाएंगे। सेकंड ग्रामर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आल्दो और बट यानी अगरचा और लेकिन, सुएरान और तंश, ये ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होती है जिसके दो क्लॉजेस होते हैं और उनको आपस में कनेक्ट किया होता है। ये नीचे भी लिखा हुआ है, कनेक्ट टू क्लॉजेस फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंडिकेटिंग एन एडवर्सेटिव रिलेशन। दो क्लॉजेस को कनेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करता है और उसका आपस में रिलेशन भी जाहिर करता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता लग जाता है। पहले एग्जाम्पल है, 虽然外面很冷 अगरचे बाहर बहुत सर्दी है 但是房间里很热 लेकिन कमरे के अंदर बहुत गर्मी है। 虽然外面很冷但是房间里很热 Second example, 虽然汉字很难 अगरचे चाइनीज़ अल्फाज, चाइनीज़ कैरेक्टर्स बड़े मुश्किल हैं 但是我很喜欢写汉字 लेकिन मुझे बहुत पसंद है चाइनीज़ अल्फाज लिखना। आपको भी चाहिए कि इस तरीके के साथ, इस शौक़ के साथ चाइनीज़ सीखें कि आपको ये अच्छा लगने लग जाए। 虽然汉字很难但是我很喜欢写汉字 Third or last example, 虽然是晴天但是很冷 अगरचे ये क्लाउडी डे है 但是很冷 लेकिन बहुत सर्दी है 虽然是晴天但是很冷 晴天 का मतलब सॉरी होता है क्लियर डे है, सनी डे है। थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल ग्रामर इस लेसन की, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 四 का मतलब होता है वन टाइम्स, यानी वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। कोई काम है वो कितनी दफ़ा हुआ है ये ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ 四 यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं। 我们看过3次电影 हमने 3 बार मूवी देखी हुई है। 我们看过 हमने देखी हुई है 3次电影 3 बार मूवी। 他们坐过一次飞机 वो एक बार जहाज़ में बैठे हुए हैं। 他们坐过 वो बैठे हुए हैं 一次飞机 एक दफ़ा जहाज़ में। 我在这个商店 मैंने इस शॉप से 买过一次东西 एक दफ़ा चीज़ें ख़रीदी हुई हैं। 我在这个商店买过一次东西 मैंने इस दुकान से एक दफ़ा चीज़ें ख़रीदी हुई हैं। इस स को हम आगे देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। When the object of a verb is a place, जब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो और वो एक जगह हो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ये जो स है कैन बी पुट इधर बिफोर और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ऐसे सीन में ये जो स है ये ऑब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी इसको लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले यूज़ होने वाली और बाद में यूज़ होने वाली दोनों को ओपन कर लिया है।
दोनों का हम मवाजना करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे साथ देखिएगा। 我们去过3次北京 हम 3 बार बीजिंग जा चुके हैं। 我们去过北京3次 ये भी वही मतलब है कि हम 3 बार बीजिंग जा चुके हैं। 我们去过3次北京我们去过北京3次 Second example 他们来过1次中国 वो एक दफ़ा चाइना आए हुए हैं। 他们来过1次中国他们来过中国1次他们来过中国1次 वो एक दफ़ा चाइना आए हुए हैं। तीसरी एग्जाम्पल 我上星期去过1次医院我上星期去过1次医院 पिछले हफ्ते मैं एक बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ। हम ऐसे भी कह सकते हैं 我上星期去过医院1次 इसका भी वही मतलब है 我上星期去过医院1次 इसी ग्रामर का एक और पार्ट अभी बाकी है जो कि लास्ट पार्ट है। When the object is a personal pronoun अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कोई प्रोनाउन हो तो फिर the complement of frequency should be put after the object। तो फिर जो ये लफ्ज़ जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अगर वो कोई पर्सन है। मिसाल के तौर पे 我们找过他3次 हमने 3 बार उसे ढूंढा। 我们找过他3次 Second example 他们看过我1次 उन्होंने एक दफ़ा मुझे देखा हुआ है। 他们看过我1次老师叫过我2次老师叫过我2次 टीचर ने मुझे 2 बार बुलाया। हर तरह के ग्रामर की प्रैक्टिस नहायत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस के साथ अगर आपकी प्रॉपर स्टडी है तो बग़ैर प्रैक्टिस के शायद हाफ भी ना हो, आधी भी स्टडी ना आप कर पाए। लिहाजा अगर आपने इतना टाइम निकाला ग्रामर सीखी तो प्रैक्टिस भी आपको लाजमी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी ग्रामर्स आपकी समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।